नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन की सेना में भारत का युवा शामिल हुआ जो रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आइए उससे पहले नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। यूक्रेन के शहरों में पिछले 13 दिनों से मौत का तांडव जारी है और क्रूज मिसाइल से लेकर बम धमाकों की गंध कीव, खार्किव और सुमी की आबोहवा में महसूस की जा रही है। लोग भूख प्यास से बेहाल हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। जंग के बड़े अपडेट्स हम आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बड़े अपडेट्स। यूक्रेन के शहरों में पिछले 13 दिनों से मौत का तांडव जारी है। क्रूज मिसाइल से लेकर बम धमाकों की गंध कीव, खार्किव, सुमी की आबोहवा में महसूस की जा रही है। लोग भूख प्यास से बेहाल सड़कों पर घूम रहे हैं। जो यूक्रेन छोड़कर जाने में कामयाब हो पाए, वे बच्चों और महिलाओं को लेकर दूसरे देशों में पलायन कर गए। कब कहां से कौन सी मिसाइल, कौन सी गोली आकर लग जाए और जिंदगी सवार हो जाए, लोगों को इसी का खौफ सता रहा है। जिन अस्पतालों में लोग इलाज कराने आया करते थे, स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते थे और जिन पब्लिक प्लेस पर बेफिक्र होकर घूमा करते थे, वहां अब बारूद बिखरा पड़ा है। कीव का कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म करने को लेकर तीसरे दौर की बातचीत हुई, तो जिसमें कुछ सकारात्मक परिणाम आए हैं। हालांकि रूस के शीर्ष वार्ताकार का कहना है कि बातचीत से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। अब गुरुवार को अन्य दौर की बातचीत होगी। आइए आपको बताते हैं जंग के बड़े अपडेट्स। यूरोपियन यूनियन के शीर्ष राजनयिक का कहना है कि अगर रूस का हमला जारी रहता है तो 50 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि अब तक 17 लाख से ज्यादा नागरिक यूक्रेन छोड़ सकते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो बिना पानी और खाने के मारिउपोल के दक्षिणी पोर्ट पर फंसे हुए हैं। इनको 2 बार निकाले जाने का प्रयास असफल हो चुका है। तो वहीं यूक्रेनी कर्मचारियों और भागते हुए नागरिकों ने बताया कि कीव के उत्तर पूर्वी हिस्से में सड़कों पर लड़ाई चल रही है और हाथों की जंग तक हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि वह टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स और माइंस का इस्तेमाल कर नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मुश्किल पैदा कर रहा है। तो वहीं रूस ने ये चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देश तेल का आयात रोकता है तो कच्चे तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक जा सकती है, क्योंकि वह जर्मनी के लिए मुख्य गैस पाइपलाइन बंद कर देगा। तो वहीं अमेरिका और उसके समर्थक देशों ने यूएन की मीटिंग में रूस से कहा है कि वह युद्ध क्षेत्र में फंसे नागरिकों को निकलने का रास्ता दे। तो वहीं चीन ने सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन को मानवीय सहायता देगा, लेकिन उसकी रूस के साथ दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि रूसी सेना ने पिछले कुछ दिनों में कोई खास प्रगति नहीं की है। वो कहते हैं ना कि एक पिता मुसीबत में अपने बच्चों के लिए ढाल बन के खड़ा रहता है। इसी बात को सच करता है ये वीडियो। आपको बता दें, एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए गुस्सैल सांड के सामने आ जाता है। ये वीडियो अमेरिका के टेक्सास का बताया जा रहा है, जहां पिछले महीने रोडियो खेल का आयोजन किया गया था। इस खेल में सांडों की सवारी करनी होती है। ये खेल बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले लोगों को गंभीर चोट का शिकार हो सकते हैं वो लोग। इस खेल में लैंडिस हुक के बेटे ने भी हिस्सा लिया था। बेटे के सामने जब एक गुस्सैल सांड आया तो बड़े ही फिल्मी अंदाज में बेटे को बचाते हुए पिता ने एंट्री मारी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोडियो में शामिल होने के बाद 18 साल का कोडी हुक सांड की सवारी करते ही गिर पड़ता है। सांड इतना जोर से उछल कूद करता है कि कोडी हुक अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद कोडी हुक बेहोश हो जाता है। इस दौरान सांड वहीं उछलता कूदता रहता है, जो किसी भी वक्त कोडी के ऊपर आ सकता है। और तभी कोडी के पिता उसे बचाने के लिए रोडियो में कूद पड़ते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए सांड से भी लड़ जाते हैं। ये वीडियो लैंडिस के बेटे कोडी हुक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अगली खबर माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी है, जो आप सबके लिए सावधानी बरतने के लिए आगाह कर रही है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले कई श्रद्धालुओं के साथ ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जालसाज माता वैष्णो देवी की फर्जी वेबसाइटों के जरिए श्रद्धालुओं से ठगी कर रही हैं। ये जालसाज श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की बुकिंग समेत कई सेवाओं का ऑफर करती हैं
और लोगों से हजारों रुपए ऐंठ लेते हैं। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बढ़ती शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए ऐसी फर्जी ऑनलाइन सेवाओं और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए गूगल को पत्र लिखा है। साइबर क्राइम में भी एफआईआर दर्ज की गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने एक बयान में कहा, माता वैष्णो देवी के भक्तों को फर्जी वेबसाइटों के जरिए ठगा जा रहा है और हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर उनके अधिक फीस उन लोगों से वसूली जा रही है और लोगों ने नकली वेबसाइटों के बारे में शिकायत की है। उनसे आग्रह है कि वे उनके शिकार ना हो। बुकिंग केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट या फोन पर ही की जा सकती है और कहीं नहीं। सीईओ रमेश कुमार ने आगे कहा, लोगों ने नकली वेबसाइटों के बारे में शिकायत की है, उनसे आग्रह करें कि वह गलत लोगों के झांसे में ना आए। बुकिंग केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट maavaishnodevi.org या तीर्थ बोर्ड के मोबाइल एप्लीकेशन पर की जा सकती है। मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव खार्किव में भिड़ंत के दौरान मारे गए। यूक्रेन से जंग में मारे जाने वाले गेरासिमोव रूस के दूसरे जनरल हैं। रूस का यूक्रेन के शहरों में हमला जारी है और दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। युद्ध को 14 दिन होने वाले हैं और अब इस बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों में से एक को मार गिराया है। व्लादिमीर पुतिन के देश के इस सैन्य अधिकारी का नाम है मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव। मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव ने 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे में अहम भूमिका निभाई थी। क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए उन्हें पदक से भी सम्मानित किया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वह सीरिया और चेचन्या में रूसी सेना के साथ लड़े थे। हालांकि उनके मारे जाने पर रूस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 41वीं सेना के पहले डिप्टी कमांडर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेरासिमोव और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी खार्किव में भिड़ंत के दौरान मारे गए। यूक्रेन से जंग में मारे जाने वाले गेरासिमोव रूस के दूसरे जनरल हैं। इससे पहले रूसी 7वें एयरबोर्न डिवीजन के कमांडिंग जनरल मेजर जनरल अंद्रेई सुखोवत्स्की यूक्रेन के हमले में मारे गए थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया शाखा ने भी 2 रूसी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को शेयर किया। बातचीत ने कथित तौर पर गेरासिमोव की मृत्यु और इस तथ्य को बताया कि रूस के सुरक्षित संचार यूक्रेन के अंदर काम नहीं कर रहे थे। रूसी आक्रमण के लगभग 2 हफ्ते बाद यूक्रेनी सेनाओं ने पश्चिमी देशों की मदद से अपने दुश्मनों की बढ़त को रोकने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनके और उनके लक्ष्यों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। रूस ने मंगलवार को सीज फायर का ऐलान किया है। रूस के चेनरीहाइव, कीव, सुमी, खार्किव और मारियुपोल से नागरिकों को निकलने के लिए मॉस्को के समय अनुसार सुबह 10 बजे से सीज फायर लागू किया गया है। रूस ने एक कदम सोमवार को यूक्रेन के साथ हुई तीसरे दौर की वार्ता के बाद उठाया। हालांकि बातचीत भी बेनतीजा रही। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और आज इस जंग का 13वां दिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाकर हजारों भारतीय छात्रों को अपने देश वापस लाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध के वातावरण से वापस लौटे छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से भी बात की है। सेफ कॉरिडोर बनाकर बच्चों को वापस लाया गया। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। युद्ध के वातावरण से, युद्ध की भूमि से सुकुशल भारत वापस लौटने पर मैं बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने संकट और युद्ध की घड़ी में भी हर एक वो सुविधा विदेश से वापस बच्चों को लाने में दी। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे 20,000 के लगभग छात्र यूक्रेन में थे, और जैसा आपने स्वयं भी सुना होगा, बच्चों का जो अनुभव रहा कि जैसे वहां 24 तारीख से युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध शुरू हुआ, किसी के लिए भी वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के और रशिया के दोनों ही राष्ट्रपतियों से बातचीत की। अपने बच्चों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए भारतीय एम्बेसीज, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री पड़ोसी देशों में भी गए, ताकि अलग अलग बॉर्डर से बच्चों को रिसीव करके
चार्टर्ड फ्लाइट से देश में वापस लाया जा सके। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। मैं कई बार देखता हूं कि एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि अभी आए। आप देखिए, जहां पर बम धमाके, मिसाइल्स, गोली बारूद चल रही हो, उसके बीच में से दूसरे देश में से बच्चों को निकालने का काम मां गंगा का आशीर्वाद लेकर ऑपरेशन गंगा करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। और ये आज नहीं, सूडान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, यूक्रेन की बात हो, यहां सबसे ही मोदी जी ने समय समय पर लोगों को निकालने का काम किया। नेपाल में भूकंप आया था, न केवल भारत के लोगों को बल्कि बाकी देश के लोगों को भी निकालने का काम किया। मैं पहले तो यूक्रेन से, युद्ध के वातावरण से, युद्ध की भूमि से सुकुशल भारत वापस लौटने पर बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने संकट और युद्ध की घड़ी में भी हर एक वो सुविधा विदेश से वापस बच्चों को लाने में दी। जो मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे 20,000 के लगभग छात्र यूक्रेन में थे, और जैसा आपने स्वयं भी सुना होगा, बच्चों का जो अनुभव रहा कि जैसे वहां 24 तारीख से युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध शुरू हुआ, किसी के लिए भी वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के और रशिया के दोनों ही राष्ट्रपतियों से बातचीत की। अपने बच्चों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए भारतीय एम्बेसीज, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री पड़ोसी देशों में भी गए, ताकि अलग अलग बॉर्डर से बच्चों को रिसीव करके चार्टर्ड फ्लाइट से देश में वापस लाया जा सके। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। मैं कई बार देखता हूं कि एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि अभी आए। आप देखिए, जहां पर बम धमाके, मिसाइल्स, गोली बारूद चल रही हो, उसके बीच में से दूसरे देश में से बच्चों को निकालने का काम मां गंगा का आशीर्वाद लेकर ऑपरेशन गंगा करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। और ये आज नहीं, सूडान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, यूक्रेन की बात हो, यहां सबसे ही मोदी जी ने समय समय पर लोगों को निकालने का काम किया। नेपाल में भूकंप आया था, न केवल भारत के लोगों को बल्कि बाकी देश के लोगों को भी निकालने का काम किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के लाखों लोग अपने देश छोड़ पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। इस बीच यूक्रेन से दिल को छू जाने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक यूक्रेनी सैनिक अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देते हुए उसे प्रपोज कर रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि चेक पॉइंट पर तलाशी चल रही है। यूक्रेनी सैनिक चेक पॉइंट पार करने वाले नागरिकों की चेकिंग कर रहे हैं, उनके दस्तावेज चेक कर रहे हैं। महिला जैसे ही कार से बाहर निकलती है और एक यूक्रेनी सैनिक घुटने के बल बैठकर महिला को प्रपोज कर देता है। सैनिक के हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है और जो उसके पीछे वह अपने पीछे छुपाए रखता है उसे, और महिला ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उधर पीछे मौजूद लोग ये सब देखकर ताली बजाने लगते हैं। युद्ध के मैदान में वर्दी पहने दो यूक्रेनी सैनिकों ने शादी रचाई है। इससे पहले खबर आई थी कि युद्ध के मैदान में दो यूक्रेनी सैनिकों ने शादी रचा ली। Нельзя стрелять.
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हर दिन के साथ और भयंकर होता जा रहा है। 13 दिन से चल रहे इस युद्ध में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और कई स्कूल अस्पताल तक तबाह हो चुके हैं। वही यूक्रेन का दावा है कि उसने भी रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के दिए आंकड़े के मुताबिक 24 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक उसने रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया, जबकि 303 टैंक तबाह कर दिए हैं, जबकि 1036 हथियारबंद वाहनों को भी उड़ा दिया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक अब तक की उसने जंग में रूस के 120 आर्टिलरी सिस्टम, 56 MLRS, 27 एयर डिफेंस सिस्टम, 48 एयरक्राफ्ट, 80 हेलीकॉप्टर्स, 474 ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और 3 शिप बोट्स भी नेस्तनाबूद कर दिए हैं। वहीं रूसी विमानों ने सोमवार रात भर पूर्वी और मध्य यूक्रेन के शहरों पर बम गिराए। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि राजधानी कीव के उपनगरों में भी गोलीबारी हुई है। क्षेत्रीय नेता दमित्रो झिवित्स्की ने बताया कि रूसी सीमा के पास कीव के पूर्व में सुमी और ओक्तिरका शहरों में रिहायशी इमारतों पर बम गिराए गए और एक परमाणु प्लांट नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने संख्या नहीं बताई। कीव के पश्चिम में जितोमीर और पड़ोसी शहर चर्नियाखीव में तेल डिपो पर भी बम गिराए गए हैं। कीव के उपनगर बुचा में मेयर ने बताया कि भारी गोलीबारी हुई है, लेकिन उन्होंने संख्या नहीं बताई। कीव के पश्चिम में जितोमीर और पड़ोसी शहर चर्नियाखीव में तेल डिपो पर भी बम गिराए गए। कीव के उपनगर बुचा में मेयर ने बताया कि भारी गोलाबारी हुई है। मेयर अनातोल फेदोरुक ने कहा, हम भारी हथियारों से दिन रात हो रही गोलाबारी के कारण शवों को एकत्रित भी नहीं कर पाए। शहर की सड़कों पर कुत्ते शवों को खींच रहे हैं और यह एक बुरा सपना है। यूक्रेन की सरकार सुमी, जितोमीर, खार्किव, मारियुपोल और बुचा समेत कीव के उपनगरों से लोगों को सुरक्षित जाने के लिए मानवीय गलियारा खोलने की मांग कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और आज 13वां दिन है। तो वहीं तमिलनाडु का एक 21 साल का छात्र रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया है। दरअसल उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। केंद्र सरकार की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का युवा कोयम्बटूर के थुलाड्यूर का रहने वाला है और उसका नाम सैनिकेश रविचंद्रन है। वह यूक्रेन के खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का छात्र है। तमिलनाडु पुलिस के सूत्रों ने IANS को बताया कि केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के एक समूह ने कुछ दिन पहले सैनिकेश के आवास का दौरा किया और उसके बारे में सभी विवरण इकट्ठे किए कि वह यूक्रेनी सेना में क्यों शामिल हुआ था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उसके माता पिता ने खुफिया अधिकारियों को सूचित किया कि उसे सैन्य और सशस्त्र प्रशिक्षण का शौक है और उसने अपने कमरे को भारतीय सेना और अधिकारियों की तस्वीरों से भरा हुआ है। सैनिकेश ने अमेरिकी सेना में शामिल होने के लिए चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से पूछताछ की थी, लेकिन जैसा कि वह जानता था कि यह संभव नहीं है, इसलिए वह घर लौट आया। हालांकि परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह अपना 5 साल का एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था और युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उसने अपने माता पिता को बताया कि उन्हें एक वीडियो गेम कंपनी में काम मिला है। हालांकि परिवार को पता चला कि वह यूक्रेन की सेना में तभी शामिल हुआ था जब खुफिया अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की थी। उनके पिता रविचंद्रन ने IANS को बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने भारत सरकार से मेरे बेटे को भारत वापस लाने का अनुरोध किया है। उसने कुछ दिन पहले घर से संपर्क किया था और कहा था कि वह सुरक्षित है, वह हमारी बात नहीं सुन रहा है। DB न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB न्यूज।